उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। राम मंदिर दान राशि विवाद पर शिवपाल यादव की निष्पक्ष जांच की मांग। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि से जुड़े कथित चोरी और गड़बड़ी के मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मंदिर के चंदे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। सोमवार को एसआईटी के तीनों सदस्य राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जांच टीम ने दान पात्रों में जमा धनराशि की गणना और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की। अब सभी की नजर एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि दान राशि में किसी तरह की अनियमितता हुई है या नहीं। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस जिले, गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यूपी स्पोर्ट्स कॉलेजों की मेरिट लिस्ट जारी, 3 से 6 जुलाई तक होगा मेडिकल। उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। चयनित खिलाड़ियों को अब 3 से 6 जुलाई के बीच मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार प्रवेश से जुड़ी पूरी जानकारी और मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इस वर्ष चयन प्रक्रिया में 6, 9 और 11 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता और खेल कौशल को आधार बनाया गया है। अभ्यर्थियों को सत्यापन के दौरान अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, खेल उपलब्धियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागजात साथ लाने होंगे। खेलों के आधार पर दाखिले भी तय किए गए हैं। लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल, गोरखपुर में जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, वॉलीबॉल और कुश्ती, जबकि सैफे स्पोर्ट्स कॉलेज में कबड्डी, तैराकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग और भारोत्तोलन के लिए प्रवेश दिए जाएंगे। अब चयनित खिलाड़ियों की नजर मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पर है, जिसके बाद अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लखनऊ के लोहिया संस्थान में अक्टूबर से शुरू होगा लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अक्टूबर तक लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रदेश का पहला अत्याधुनिक एडवांस सेंटर फॉर ट्रांसप्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जहां किडनी, लिवर और बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर CM सिंह के अनुसार इस सुविधा के शुरू होने के बाद प्रदेश के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को जांच, ऑपरेशन, ICU और ट्रांसप्लांट के बाद की देखभाल जैसी सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस सेंटर में जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं और जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। ये सुविधा लीवर फेलियर, सिरोसिस, रक्त कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। संस्थान का कहना है कि सेंटर न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज देगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा और शोध की भी नई दिशा प्रदान करेगा। लखनऊ में 17 जून से शुरू होगा यूपी का पहला लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव। उत्तर प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 17 और 18 जून को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित ये प्रदेश का पहला ऐसा कॉन्क्लेव है जिसका उद्देश्य भेड़, बकरी और सुकर पालन से जुड़े पशुपालकों, उद्यमियों और विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री कृष्णा पासवान करेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव में वैज्ञानिक और तकनीकी सत्र, स्टार्टअप प्रस्तुतियां, उद्योग प्रदर्शनी, निवेश और वित्तीय अवसरों पर चर्चा के साथ साथ सफल पशुपालकों के अनुभव भी साझा किए जाएंगे। देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थाओं और प्रगतिशील पशुपालकों की भागीदारी इस आयोजन को खास बनाएगी। सरकार को उम्मीद है कि ये कॉन्क्लेव लघु पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी के अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, तभी बनेगा वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों में पारदर्शिता और वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसी बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के आधार पर शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन तैयार किया जाएगा, जबकि छात्रों की उपस्थिति का भी सत्यापन किया जाएगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कई मदरसों में अभी तक बायोमेट्रिक व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों DMO को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्देश में कहा गया कि जिन मदरसों में बायोमेट्रिक सिस्टम उपलब्ध नहीं है, वहां DMO की देखरेख में इसे स्थापित कराया जाए, इसके नियमित संचालन पर नजर रखी जाए। सरकार का मानना है कि व्यवस्था को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का सही रिकॉर्ड तैयार होगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
यूपी के बाढ़ राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर। उत्तर प्रदेश में मानसून से पहले बाढ़ राहत और बचाव तैयारियों को लेकर सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिविर में महिला कर्मचारियों और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुलिस, एसडीआरएफ और पीएसी जवानों की जरूरत का आकलन कर समय रहते प्रस्ताव भेज जाए। साथ ही स्थानीय गोताखोरों और नाविकों को सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा सके। राहत आयुक्त ने यह भी कहा कि बाढ़ राहत शिविरों के लिए चिकित्सकों, दवाओं और एम्बुलेंस की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा तटबंधों की मरम्मत, कंट्रोल रूम की सक्रियता और नदियों के किनारे बस इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य बाढ़ के दौरान जनधन की हानि को कम करना और प्रभावित लोगों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यूपी रेरा ने 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी। लखनऊ में बनेगी 7 नई स्कीम। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने 7 जिलों में 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। करीब 2285 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजनाओं के जरिए 3548 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में सबसे अधिक लाभ लखनऊ को मिला है, जहां 711 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई आवासीय कमर्शियल योजनाएं शुरू होंगी। इन योजनाओं के तहत फ्लैट, विला, दुकानों, स्टूडियो स्पेस विकसित किए जाएंगे। वहीं गाजियाबाद में लगभग 998 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बरेली, वाराणसी और बाराबंकी में भी नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यूपी रेरा का कहना है कि इन परियोजनाओं से बेहतर आवासीय सुविधाएं और व्यवसायिक ढांचा विकसित होगा। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्राधिकरण ने कहा है कि पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी रियल एस्टेट माहौल बनाने के लिए परियोजनाओं को नियमानुसार समयबद्ध तरीके से मंजूरी दी गई है। यूपी में खुलेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इन विद्यालयों में छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई के साथ साथ रहने की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में फिलहाल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जबकि जिन ब्लॉकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां नए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक भवन और छात्रावास बनाए जाएंगे ताकि छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सके। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विद्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी जमीन का चयन किया जाए जो विवाद मुक्त हो, जहां पहुंच आसान हो और हाई टेंशन बिजली लाइन जैसे कोई बाधा ना हो। यदि सरकारी स्कूलों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों या डाइट परिसरों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन नए विद्यालयों की स्थापना जल्द शुरू हो और अधिक से अधिक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा का लाभ मिल सके। प्रदेश में आईआईटी बनना चाहिए, एसआईटी नहीं। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में लोक कल्याण के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया गया। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की बजाय भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा मिला है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में एक्सप्रेसवे, आईटी सिटी, स्टेडियम और सड़क जैसी विकास परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा सरकार उस रफ्तार को आगे नहीं बढ़ा सकी। राम मंदिर के चढ़ावा मामले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईआईटी बनने चाहिए, लेकिन एसआईटी बनाई जा रही है। सपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत संगठन तैयार करना होगा और मतदाता सूची पर विशेष ध्यान देना होगा। बैठक में उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, प्रेम और भाईचारे की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी की गौशालाओं में लगेंगे बायोगैस प्लांट। सरकार देगी सब्सिडी। अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य की सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। सरकार अब गौशालाओं में गोबर गैस यानी बायोगैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है ताकि उन्हें ऊर्जा उत्पादन और आय का केंद्र बनाया जा सके। विभागीय बैठक में बताया गया कि घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगाने की लागत करीब 30 से 40 हजार रुपए है, जिस पर सरकार 50% तक अनुदान देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही गौशालाओं में बड़े स्तर पर बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे और निजी व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकेंगे। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गौशालाओं से जुड़े सभी निर्माण और बुनियादी ढांचे के कार्य अक्टूबर तक हर हाल में पूरे किए जाएंगे। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही गौशालाओं में चारे, भूसा और पशु चिकित्सा सुविधाओं की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य गौशालाओं को सिर्फ संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि उत्पादन और रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर इकाई बनाना है।
खबर में विचार न मिलाएं, सत्य के साथ खड़ा हो मीडिया, त्रिवेणी संवाद में बोले सीएम योगी। लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारिता की जिम्मेदारी पहले से अधिक बढ़ गई है। सीएम योगी ने कहा कि मीडिया का काम केवल तथ्य और खबर को प्रस्तुत करना है, न कि उसमें व्यक्तिगत विचार या व्याख्या जोड़ना। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि न्यूज में व्यूज नहीं मिलाने चाहिए और विचारों के लिए अलग मंच या कॉलम होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज में जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए उसे सत्य और निष्पक्षता के साथ खड़ा रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सच के साथ खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और एक्सपर्ट नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये परिवर्तन राज्य की नई पहचान बन रहा है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना का बड़ा सत्यापन अभियान, अपात्र लाभार्थियों की होगी छटनी। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश के करीब 67 लाख पेंशन धारकों का भौतिक और अभिलेखीय सत्यापन किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ मिले। इससे पहले कई मामलों में मृत व्यक्तियों या अपात्र लोगों के नाम पर भी पेंशन जारी होने की शिकायत सामने आ चुकी थी। सत्यापन प्रक्रिया में लाभार्थियों की पात्रता, जीवित होने की स्थिति और अन्य जरूरी मानकों की जांच की जा रही है। साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है ताकि रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और डिजिटल हो सके। विभाग ने पिछले वर्ष भी इसी तरह की जांच में 3 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों को सूची से बाहर किया था। सरकार का कहना है कि इस अभियान से योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचेगा और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता सुधार पर जोर, 10 नए मानक तय। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की सीखने की प्रगति पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10 नए मानक तय किए हैं। इन मानकों का उद्देश्य हर बच्चे की पढ़ाई की नियमित निगरानी करना और उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। इसके लिए विद्यालयों में सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चे बिना डर के सीख सकें। शिक्षकों को नियमित अभ्यास कार्य देने, उसका मूल्यांकन करने और बच्चों को सुधार के लिए सुझाव देने को कहा गया है। बच्चों की समझ का आकलन प्रश्नोत्तरी, गतिविधि आधारित मूल्यांकन और अन्य इंटरैक्टिव तरीकों से किया जाएगा। जो बच्चे सीखने में पीछे रह जाएंगे उनके लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सपा सांसद जावेद अली खान के बयान से सियासी घमासान, भाजपा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान की बहुसंख्यक समाज पर दिए गए बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उनके बयान के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हिंदू समाज का अपमान बताया और सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये बयान किसी व्यक्तिगत राय का नहीं बल्कि सपा की सोच का प्रतिबिंब है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये टिप्पणी समाज को बांटने वाली मानसिकता को दर्शाती और अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। विवाद की शुरुआत मुरादाबाद में हुए पीडीए सम्मेलन के दौरान दिए गए बयान से हुई, जिसमें जावेद अली खान ने बहुसंख्यक समाज को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हिंदू समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी सपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार की मंत्रियों ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है और इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी के 1,40,000 स्कूलों का 139 करोड़ से होगी सेफ्टी ऑडिट, पुराने भवनों की पहले जांच। उत्तर प्रदेश में सरकारी और सहायता प्राप्त करीब 1,40,000 स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 139 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। इस ऑडिट में स्कूल भवनों की मजबूती, भूकंप और बाढ़ का जोखिम, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक एजेंसी का चयन किया है जो प्रदेश के 1,40,555 स्कूलों का विस्तृत सुरक्षा मूल्यांकन करेगी। इसमें परिषदीय विद्यालयों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सहायता प्राप्त और राजकीय माध्यमिक विद्यालय शामिल है। इस अभियान में 30 से 40 साल पुराने स्कूल भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही भूकंप और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के स्कूलों की पहले जांच होगी। ऑडिट में आपदा प्रबंधन योजना की भी समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नई योजनाएं तैयार की जाएंगी। परियोजना के 2 चरणों में 545 दिनों में पूरा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। यूपी में मलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू, अगले 2 साल में राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के लिए पहचान, जांच और इलाज के मंत्र के साथ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य अगले 2 वर्षों में प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाना है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान में 1 दिन के अंदर मरीज की पहचान,
3 दिन में जांच और 7 दिन में इलाज सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं, एनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही मच्छरों की प्रजनन स्थलों की पहचान और लार्वा नियंत्रण जैसे उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। अधिकारियों के अनुसार राज्य में मलेरिया के मामलों में लगातार कमी आ रही है। जहां 2019 में 92,000 से अधिक मरीज थे, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर करीब 14,500 रह गई है। हालांकि सीतापुर जिले में सबसे अधिक 3,643 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बदायूं, बरेली, हरदोई और शाहजहांपुर भी प्रभावित जिलों में शामिल है। सरकार का दावा है कि बेहतर निगरानी और इलाज व्यवस्था के अगले 2 वर्षों में यूपी को मलेरिया मुक्त किया जा सकेगा। यूपी जिला पंचायतों में लागू होंगी नई विकास उपविधियां, जनसंख्या के आधार पर तय होंगी अस्पताल और सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए जिला पंचायतों के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2026 जल्द लागू की जाएंगी। पंचायती राज विभाग इन उपविधियों को अंतिम रूप देकर सभी जिला पंचायतों में लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, पुलिस चौकी और बारात घर जैसी सुविधाओं के मानक अब जनसंख्या के आधार पर तय किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर 15,000 की आबादी पर शैय्या रहित अस्पताल और 1 लाख की आबादी पर 50 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है। इसी तरह 15,000 की आबादी पर पुलिस चौकी, 25,000 की आबादी पर बारात घर या सामुदायिक केंद्र, 500 लोगों की आबादी पर दुकानों के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही आवासीय और गैर आवासीय लेआउट में पार्क और खुले स्थान के लिए न्यूनतम भूमि आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों के अनुसार उन उपविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का संतुलन विकास होगा और सुविधाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी। सीएम योगी 18 जून को कानपुर दौरे पर विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जून को उन्नाव और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। पहले वो उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कानपुर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां किसानों से संवाद और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सड़कों, पुलों और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी और अधिकारियों को समयबद्ध काम पूरा करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सीएम गोविंद नगर और कल्याणपुर क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे यातायात, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी और सुरक्षा व्यवस्था व कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था की समीक्षा की गई है। मेरठ में 175 करोड़ से बनेंगी 7 नई सड़कें, सीएम ग्रिड योजना में तेज हुआ काम। मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। फेज 4 में 7 नई सड़कों के लिए करीब 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन सड़कों के चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम सुधार और बिजली लाइनों को भूमिगत करने जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे योजना के तहत कुल सड़कों की संख्या 19 हो गई है, जिनमें 8 का निर्माण पहले से चल रहा है और 4 का टेंडर प्रक्रिया में है। नगर निगम के अनुसार कुल 565 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण से जाम में राहत, यातायात सुगमता और शहर की सुंदरता बढ़ेगी। हालांकि निर्माण कार्यों से लोगों को परेशानी भी हो रही, खासकर मानसून से पहले अधूरे नाले, सड़क पर फैली सामग्री और धीमी रफ्तार चिंता का कारण बनी हुई है। यूपी टेट अभ्यर्थी शिक्षकों को नहीं मिलेगा विशेष अवकाश, मेरठ बीएससी का आदेश। मेरठ में यूपी टेट परीक्षा को लेकर शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया कि परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को किसी भी तरह का विशेष अवकाश नहीं दिया जाएगा। जिले की प्राथमिक और जूनियर स्कूल खुलने के साथ ही ये आदेश लागू हो गया। हालांकि शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्त रखी गई है कि विद्यालय के कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए और स्कूल अवधि में परीक्षा की तैयारी भी नहीं की जा सकेगी। मेरठ के लगभग 1068 स्कूलों के शिक्षक 2 से 4 जुलाई तक होने वाली यूपी टेट परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन उन्हें एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की जानकारी आने के बाद ही तैयारी का समय मिलेगा। बीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर स्कूल संचालन में किसी प्रकार की बाधा आती है तो दी गई अनुमति भी रद्द की जा सकती है। इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम पर सियासी बयानबाजी, काम 76% पूरा होने का सरकार का दावा। आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि परियोजना का 76% काम पूरा हो चुका है और इसके लिए करीब 144 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। कुल 197 करोड़ की इस परियोजना का निर्माण राजकीय निर्माण निगम और टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि म्यूजियम केवल मुगल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आगरा की संस्कृति और भारतीय इतिहास को दर्शाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य इसे अक्टूबर तक पूरा कराने का है, जबकि निर्माण एजेंसी ने दिसंबर तक समय मांगा है। इस बीच म्यूजियम के डिजाइन में आधुनिक तकनीक जैसे 7D मैपिंग और ऑडियो विजुअल गैलरी भी शामिल की जा रही है।
यूपी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तैयारी तेज। दिल्ली वाराणसी रूट पर भूमि अधिग्रहण शुरू। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लगभग 865 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी जैसे जिले शामिल होंगे। प्रयागराज में बुधवार को प्रशासनिक और परियोजना अधिकारियों की अहम बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। स्टेशन स्थलों के लिए लखनऊ में किसान पथ, वृंदावन योजना, गोमती रिवर फ्रंट जैसे स्थानों पर विचार किया जा रहा है, जबकि प्रयागराज में सोराव क्षेत्र के आसपास स्टेशन प्रस्तावित है। नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत किसानों को मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली से वाराणसी का सफर लगभग 6 घंटे, प्रयागराज से वाराणसी 30 मिनट और प्रयागराज से लखनऊ करीब 55 मिनट में तय किया जा सकेगा। अलीगढ़ में एमआरपी से ज्यादा वसूली पर सख्त कार्रवाई, दुकानदार और आईटीसी पर 10 लाख का जुर्माना। अलीगढ़ में उपभोक्ता आयोग ने सिगरेट के पैकेट पर अंकित एमआरपी से 20 रुपए अधिक वसूली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बन्ना देवी क्षेत्र के एक दुकानदार ने 340 रुपए एमआरपी वाली सिगरेट 360 रुपए में बेची थी। शिकायत के बाद उपभोक्ता ने सबूतों के साथ मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया। सुनवाई में दुकानदार पेश नहीं हुआ, जबकि कंपनी ने खुद को जिम्मेदारी से अलग बताया, लेकिन आयोग ने दोनों को दोषी मानते हुए संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा होगी। साथ ही उपभोक्ता को 20 रुपए ब्याज सहित वापस, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी देने का आदेश दिया गया। आयोग ने कहा कि ब्रांड की बिक्री व्यवस्था में अनियमितताएं के लिए कंपनी भी जिम्मेदार है। नोएडा एयरपोर्ट पर ई-सिटी बस सेवा शुरू, लेकिन यात्रियों को 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हुई परेशानी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ई-सिटी बस सेवा शुरू होने के पहले ही दिन यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ से मात्र 60 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यात्रियों को टर्मिनल में बस स्टॉप तक पहुंचने के करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसमें लगभग 33 मिनट लगे। इस दौरान यात्रियों को अपना सामान भी खींच कर ले जाना पड़ा। पहले दिन सिर्फ 9 यात्रियों ने इस बस सेवा का उपयोग किया। दावा था कि एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन बस और कैब की उचित व्यवस्था न होने से यात्री परेशान दिखे। कई जगहों पर बसें समय पर नहीं मिली, संचालन में भी अनियमितताएं सामने आई। मोरना डिपो में बसों की चार्जिंग और संचालन व्यवस्था भी कमजोर पाई गई। कुल मिलाकर शुरुआत में ही ई-सिटी बस सेवा यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हुई। नोएडा एयरपोर्ट बनेगा 2027 चुनाव में बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने प्रमुख विकास मॉडल और चुनावी मुद्दे के रूप में पेश करने की तैयारी में है। इसे मोदी योगी की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा इसे विकसित यूपी और विकसित भारत का प्रतीक बनाकर पूरे प्रदेश में प्रचारित करेगी। 2014 से लेकर अब तक हर बड़े चुनाव में पार्टी ने इस एयरपोर्ट को अपनी विकास योजनाओं का उदाहरण बताया है और अब उड़ानें शुरू होने के साथ इसे जमीन पर उतरी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे न केवल ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी बनेंगे। पहले चरण में सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता और आगे चलकर 7 करोड़ यात्रियों तक विस्तार की योजना है। भाजपा इसे रोजगार का रनवे और पश्चिम से पूर्वांचल तक विकास का मॉडल बताकर चुनावी प्रचार में प्रमुख रूप से इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। नोएडा ट्रैफिक अलर्ट, डीएनडी से आश्रम तक 4 दिन रहेगा मार्ग बंद, जारी हुई एडवाइजरी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1200 मिलीमीटर पाइपलाइन की आपात मरम्मत के कारण अगले 4 दिनों तक रिंग रोड पर महारानी बाग से आश्रम तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इसके चलते डीएनडी फ्लाईओवर से आश्रम की ओर जाने वाले वाहनों को बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर या आश्रम फ्लाईओवर जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि डीएनडी से आश्रम जाने वाले वाहन चालक इस रूट से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें, ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। मरम्मत कार्य पूरा होने तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। पुलिस ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और किसी भी परेशानी पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सीएम योगी का जनता दर्शन, इलाज का एस्टीमेट बनाइए, चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों से उन्होंने कहा कि आप केवल इलाज का एस्टीमेट बनवाइए, बाकी चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए और जरूरत पड़ने पर सरकारी कोष से भी सहायता दी जाएगी। सीएम ने आवास, पुलिस, राजस्व और अन्य मामलों में आई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि सभी समस्याओं का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। जनता दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में गौ सेवा भी की और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी किया।
गर्मियों की छुट्टियों के बाद यूपी के स्कूल खुले, रोली टीका लगाकर छात्रों का हुआ स्वागत। मुरादाबाद समेत यूपी के परिषदीय विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद फिर से खुल गए हैं, जिससे स्कूलों में रौनक लौट आई है। करीब 1 महीने बाद स्कूल पहुंचे छात्रों का शिक्षकों ने रोली टीका लगाकर और मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कई विद्यालयों में बच्चों का स्वागत सुबह प्रार्थना से पहले ही शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन छात्रों की उपस्थिति कम रही, लेकिन धीरे धीरे स्कूलों में चहल पहल बढ़ने लगी। लंबे अवकाश के बाद बच्चों को वापस बुलाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षा व्यापार में फिर से गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भीड़ बेकाबू, श्रद्धालु परेशान। वृंदावन स्थित बांके बिहारी टेम्पल में सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुबह से ही मंदिर और आसपास की गलियों में भीड़ का भारी दबाव बन गया, जिससे हालात अव्यवस्थित हो गए। भीड़ इतनी अधिक थी कि गलियों में धक्का मुक्की और अफरा तफरी मच गई और कई जगह पुलिस को बैरियर लगाकर भीड़ नियंत्रित करनी पड़ी, लेकिन व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। तेज गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालु परेशान नजर आए। कई जगह पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं दिखी। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई और भीड़ में कई लोग चीखते हुए दिखे। दबाव और अव्यवस्था के कारण कई श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही लौट गए। दिन भर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और शाम को फिर भीड़ बढ़ने से हालात और बिगड़ गए। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, निर्माण सामग्री के दामों में तेज उछाल। लखनऊ में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में निर्माण सामग्री के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ में मोरंग, बालू और गिट्टी के दाम करीब 10 से 20% तक बढ़ गए हैं, जिससे निर्माण लागत सीधे तौर पर बढ़ गई है। इसके साथ ही सीमेंट कंपनियां भी आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार खदानों से आपूर्ति की कमी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती लागत और बाजार में डिमांड सप्लाई असंतुलन के कारण निर्माण सामग्री महंगी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि रंग, रोगन और कुल मिलाकर घर बनाने की लागत 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। बालू और मोरंग की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है, जबकि कई ब्रांड्स के सीमेंट के दाम भी बढ़कर लगभग 20 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के लिए घर बनाना और अधिक महंगा और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।